कुछ स्वर संधि के अपवाद हैं। ये स्वर संधि के उदाहरण थे, मैं लिख देती हूँ इसमें। जी, बड़ा जब पढ़ा रहे होते हैं तो अब तो आप सीधे देख रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं, एक बात आ रही है। नहीं तो जैसे गुण संधि पर पहुंच जाती हूँ तुरंत बच्चा क्वेश्चन दाग देता है, मैडम प्रौढ़, प्रौढ़ का बताओ क्या होगा। तो सबसे पहली बात वो अपवाद है। अपवाद होता क्या है? अपवाद से तात्पर्य है कि संधि का कोई एक नियम उस शब्द में जो का त्यों लागू नहीं है, यानी हमने कहीं दो नियम उसमें क्या कर रखे हैं लागू, या दो रूपों से हमने क्या किया है उस शब्द का टुकड़ा या संधि विच्छेद, तो वो शब्द किस में पहुंच जाता है? अपवाद के अंतर्गत। ऐसे शब्दों का कहीं भी अंत तक कोई रूप नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको जितना हो सकता है उसको समझाने का क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा प्रयास कर लेती हूँ। जरा एक बार आप देखें, कुछ अपवाद लिख रही हूँ। स्वर संधि के अपवाद। थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा कि ये स्वर संधि के क्या हैं? अपवाद है। चलिए जरा हम बात कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, फिर मैं उन पर चर्चा करूँगी और फिर मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। जैसा प्रश्न आता है उसके बाद हम आगे की क्या करेंगे, सेकंड संधि की बात, फिर कंप्लीट होगी स्वर संधि पर बात। यहाँ रूप देखिए इसके अंदर, पूर्वाहन टुकड़ा आ जाता है, पूर्वधान आहान। ऐन का अर्थ होता है वैसे दिन, मैं आपको बता दूं। प्रौढ़ खूब आ चुका है, सब एग्जाम में लगभग अपनी हाजिरी देख चुका है। प्रधान ऊठ इसके अंदर आएगा। अक्षोहिणी, अक्ष धान उहिणी। स्वैरिणी, स्वैधन ईरिणी। उपदेष्ट, उपधान दिष्ट। शुद्धोधन, शुद्ध धन ओदन। इनके अर्थ क्या होते हैं उन पर भी हम बात कर लेंगे। दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ। गवेंद्र, गोधन इंद्र। गवाक्ष, गोधन अक्ष। प्रौढ़ के बाद सबसे ज़्यादा आता है गवाक्ष, खूब रिपीटेबल शब्द है। दोनों ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इनमें से आ तो बहुत ही शब्द चुके हैं, हमें इस पर क्या करनी है बस अब बात। तो आप लोग ज़रा एक बार देखिए कि ये क्या है और क्या नहीं। तो मैंने ये तो बता दिया अपवाद का मीनिंग है कि एक में कितनी चीज़ें, दो। अब देखेंगे पूर्वाहन में वे में कौन सा स्वर है? ए,
और आगे भी क्या है ए। नियम से तो ए प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए आ, तो यहाँ भी तो क्या ही है आ, यानी नियम से तो सीधा सीधा रूप दिख रहा है कि दीर्घ संधि हो रही है। अपवाद रूप क्या है, अणय के बजाय क्या रूप आ रहा है न। अपवाद में गया क्यों, क्योंकि ये जो अणय से न का परिवर्तन है, जो हमने कुछ समय पहले जब प्रत्यय पढ़ा था बादरायण नारायण, अगर भूल गए हैं तो मैं आपको वापस से याद दिला देती हूँ। तो वहाँ हमने एक बात की थी कि एक नियम आता है व्यंजन संधि का, वो नियम है। मैं आप लोगों के लिए जरा यहाँ लिख देती हूँ उस नियम को। श, षटकोण वाला श है पूरा, इसमें आधा है, रे पूरा और आधा, प्लस में न बराबर अण। जी, ये एक नियम है व्यंजन संधि के अंतर्गत। क्या कि यदि प्लस के पहले री श र में से कोई वर्ण आता है और प्लस के बाद न आता है, तो जब संधि युक्त करोगे तो न को किस में बदल दोगे, अणे में। यानी शब्द में आपको क्या मिलेगा, अणे, प्लस के पहले इनमें से कोई वर्ण, तो जब संधि युक्त करोगे तो अणे किस में, संधि विच्छेद करोगे, संधि युक्त करोगे तो न अणे में, और संधि विच्छेद कर रहे हो तो अणे किस में बदल जाएगा, न में। एक बार जरा देखो यहाँ पे, मूल शब्द में आपको क्या मिलने वाला है, अणे, संधि विच्छेद करोगे तब क्या मिलेगा, न। ये देखो अणे, अणे किस में बदल रहा है, न में। क्यों, अब यहाँ देखो प्लस के पहले क्या है, र। अच्छा, कई बार बच्चा कहता है क्या प्लस के तुरंत पहले होने चाहिए क्या ये वर्ण, नहीं, प्लस के पहले कहीं भी हो सकते हैं। ये तो पूर्व में भी देखोगे तो वैसे पहले है र, तो वो वेपर दिखाई दे रहा है आपको, कहीं भी हो सकते हैं ये प्लस के पहले। समझ में आई बात। तो ये देखो ये र, बाद में न, तो जैसे ही संधि युक्त करोगे न किस में बदल गया, अणे में। तो ये न से अणे जो परिवर्तन है ये तो किसके अनुसार हुआ, व्यंजन के अनुसार। और ये जो यहाँ से परिवर्तन है वो है दीर्घ के अनुसार, यानी स्वर का रूप। एक ही शब्द में कितने रूप हो गए, दो, तो किस में पहुँच गया, ये अपवाद में। आगे देखो, प्रौढ़ दो मात्रा, अक्षोहिणी दो मात्रा, स्वैरिणी दो मात्रा, उपदेष्ट में एक। पर यहाँ संधि रूप देखो जरा प्रौढ़ का, प्र धन ऊढ़, प्र में कौन सा स्वर है, ए, आगे क्या है, उ, ए प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ, ए प्लस उ बराबर ओ होता है। ओ मतलब एक मात्रा, यानी संधि विच्छेद रूप तो नजर आ रहा है गुण का, गुण के नियम से, और दिखने में रूप किसका नजर आ रहा है इसके अंदर, वृद्धि का। तो एक प्रकार से एक ही शब्द में कितना रूप क्रॉस हो गए हैं, दो, तो किस में पहुंच गया शब्द, अपवाद में। प्रौढ़ के जैसे ही शब्द होता है प्रौढ़ा, बस वहाँ उड़ की बजाय क्या हो जाएगा, ऊढ़ा, रूप यही आएंगे। ये देखो शब्द है अक्षोहिणी, ये दो मात्रा, यहाँ देखो ए प्लस उ बराबर होता है ओ, ओ मतलब एक मात्रा, यहाँ मात्राएं कितनी है, दो। दूसरी बात एक और भी, अणे किस में बदल रहा है, न में, व्यंजन के रूप से। कैसे, ये देखो, ये जो है अक्ष, आपको पता है संयुक्त व्यंजन है, किसके योग से बनता है, क और श, यानी प्लस के पहले ऑलरेडी क्या आ चुका है, श, इसीलिए न किस में बदल गया, अणे में। तो कई बच्चे सोचते हैं बस न आते ही अणे में बदल देंगे, अणे आते ही न में, ऐसा नहीं है। या मैंने आगे उदाहरण लिखा है आपके लिए ऑलरेडी, सोच समझ के लिखे हैं ये उदाहरण। उइनी का अर्थ होता है सेना, अक्ष का अर्थ होता है धूरी, एक अक्ष का अर्थ आँख भी होता है जो नीचे गवाक्ष में आपको नजर आएगा। यहाँ अक्ष का अर्थ है धुरी या केंद्र, तो एक की धुरी या केंद्र की ओर बढ़ने वाली सेना क्या कहलाती है, अक्षोहिणी सेना। स्वैरिणी देखो, स्व धन ईरिणी, व में स्वर है ए, आगे है ई, ए प्लस ई बराबर ए, यहाँ कितनी मात्राएं हैं, दो। पर यहाँ देखो अणे का क्या ही है, अणे,
कई कहते हैं यहाँ भी तो रह है, तो नियम आपके सामने लिखा है, ये प्लस के कहाँ होना चाहिए, पहले, जबकि यहाँ प्लस के पहले ना री है, ना श है, ना र है। वो जो र है वो प्लस के बाद है, इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं हुआ। स्व का अर्थ होता है स्वयं की, ईरिणी का अर्थ होता है इच्छा, स्वयं की इच्छा, और यहीं से शब्द बनते हैं स्वेर, स्वेरित, सब यहीं पर। मूल शब्द ही इर होता है स्वेर में, तो इर का अर्थ ही इच्छा हो जाता है। इणी प्रत्यय लगाते हो तो स्वेरिणी, और इत प्रत्यय लगाते हो तो स्वेरित। आगे देखो, उपदेश, नियम से संधि विच्छेद ऐसे है। उपधन क्या आ गया है, ई, मतलब पे में कौन सा स्वर है, ए, और ए के आगे कौन सा है, ई। ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ए, और यहाँ भी नज़र ए आ रहा है। फिर अपवाद में क्यों है, तो अपवाद का रीज़न ये है, यहाँ देखो, नियम से ए जाना चाहिए था प्लस के बाद, और ये इतना रूप आना चाहिए था प्लस के पहले, द प्लस के पहले आना चाहिए था, जबकि यहाँ है कहाँ, ये बाद में। तो ये जो व्यंजन का परिवर्तन है, ये इसे किस में लेके गया, अपवाद में। आगे देखो, शुद्धोधन, कितनी मात्राएं नजर आ रही हैं, एक। तो यहाँ देखो, शुद्धोधन में एक मात्रा, दंतोष्ट में भी एक, संधि रूप देखो, ध में ए, आगे ओ, ए प्लस ओ बराबर औ, कितनी मात्राएं, दो, यहाँ कितनी है, एक, अपवाद में हो गया रूप। शुद्ध यानी शुद्ध, ओदन का चावल, भोजन को भी बोलते हैं, शुद्ध चावल या शुद्ध भोजन क्या कहलाता है, शुद्धोधन। ये देखो दंतोष्ट, ते में ए, आगे ओ, ए प्लस ओ बराबर क्या होता है, औ, यानी कितनी मात्राएं, दो, यहाँ कितनी है, एक, अपवाद। सारे ओष्ट वाले यहीं के अपवाद हैं, कंठोष्ट, बिंबोष्ट, उष्ट्रोष्ट, सब यहीं के अपवाद है। कंठधन ओष्ट, बिंबधन ओष्ट, सब यहीं पर आएंगे, क्योंकि मूल रूप में एक मात्रा नजर आती है, संधि करते हैं तो वृद्धि का रूप है। ये देखो गवेंद्र, नियम से व में जो स्वर है वो प्लस के कहाँ जाना चाहिए, बाद में। व में कौन सा स्वर है, ए, तो ये तो अवो करके ग में ए है, अवो कर तो हो गया गो, और व में स्वर है ए, आगे होना चाहिए इंद्र, बच क्या रहा है, इंद्र, गायों के इंद्र, कौन है, कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची, यानी एक की बजाय जो ई रूप आया है गुण से, ये इसे किस में लेके गया, अपवाद में। गवाक्ष में भी वही है, व में जो स्वर है वो प्लस के बाद जाना चाहिए, व में कौन सा स्वर है, आ, लेकिन यहाँ क्या है, ए, इसलिए ये किस में गया, अपवाद में। गो यानी गाय की, अक्ष यानी आँख, गाय की आँख के समान झरोखे क्या कहलाए, गवाक्ष। सेकंड चीज, बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं, अगर ये शब्द आए और हमें संधि करनी हो तो कौन सी करेंगे, तो सबसे पहली बात, ऑलरेडी अपवाद है, एक ही में दो का रूप है, कोई एक ही हो रहा होता तो आप क्या कर रहे होते, उसके अंदर उसी नियम के अंतर्गत मतलब संधि पढ़ रहे होते। फिर भी कहते हैं बच्चे नहीं फिर भी बता दो, तो जिसके अकॉर्डिंग संधि विच्छेद नजर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या हो जाता है, संधि का नाम। यानी पूर्वाह्न में यहाँ आकार रूप है तो ये रूप किस संधि के अंतर्गत ही रहेंगे, दीर्घ के अंतर्गत। जैसे ये गुण के ही रूप के अंतर्गत आएंगे, इसीलिए आप प्रौढ़ शब्द गुण में ही पूछ लेते हो। अब क्वेश्चन कैसा आया जरा एक बार देखो, मैं यहीं से आपसे पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन अभी लिखूंगी, पहले मैं ऑप्शन लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप देखिए जरा प्रश्न। पूर्वाहन, आगे लिख दिया है पूर्वधन अहन। दूसरा मीरायन, मीरा धन अयन।
आगे देखिए आप इसके अंदर शब्द गावेंद्र, गोधन इंद्र, और लास्ट शब्द प्रौढ़, प्रधन ऊढ़। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप। कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही है? ये है प्रश्न आपका। ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन 2010 से, और यहाँ तो मैंने आपको बाकी कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ स्व समझाई है, इसीलिए सारे शब्द वही लिए हैं। यहाँ जितने उदाहरण हैं ये सब आ चुके हैं, ऐसे ही आए हैं। मैंने केवल एक बार समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप कैसे करें वो चीज़ ध्यान रखें, कहाँ आपसे गड़बड़ होती है। क्योंकि व्यंजन, विसर्ग, स्वर एग्जाम में तो ऑप्शन में तीनों के उदाहरण मिलेंगे, यहाँ तो फिर भी स्वर ही है। तो आप लोग देख तो चुके हैं। कुछ बच्चे हो सकता है पूर्वाहन सोच रहे हो, कुछ मीरायन सोच रहे हो, कुछ गावेंद्र सोच रहे हो, और कुछ सोच रहे हो प्रौढ़। अगर हम लोग बात करें, इसका आंसर भी प्रौढ़ है। बाकी तीनों गलत। लेकिन ये नहीं समझ में आया गलत कैसे हो गया, ये प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ तो एक ही पेज पर लिखे हुए हैं ये शब्द आपके सामने, तरीका भी नहीं पता है। वहाँ एग्ज़ाम के अंदर तो ये लिखे हुए भी नहीं दिखेंगे एक साथ, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए ज़रा। सबसे पहली बात, ये पटवार में आया हुआ है मीरायन वगैरह, और मैं आपको बता दूँ सबसे पहला गावेंद्र। पटवार में जब बच्चा कह रहा है सही तो है, गोधन इंद्री तो होगा, ये गलत कैसे है? अरे गोधन इंद्र तो होगा, पर मूल शब्द तो देख ले, गवेंद्र लिखा है या गावेंद्र लिखा है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारे विद्यार्थियों की दौड़ संधि विच्छेद तक। रट्टाफिकेशन हकीकत है, ऐसे रटकर बैठते हो मिट्ठू तोते की तरह। अभी तो आपको पता चलेगा जब आप व्यंजन संधि पर जाओगे। पढ़ क्या रखा है आप लोगों ने वहाँ पे कि सामने होता है तब भी ये नहीं समझ में आता ये गलत कैसे हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन इतने समय से आ रहे हैं, अब तक तो यही नहीं पता होता कि कैसे उत्तर आएंगे। पहले ही कह देते मैडम ने गलत बता दिया होगा, किताब एक छपी हुई है, कह देते मैडम आपकी किताब में बहुत गलती है, संधि में तो बहुत ही है। अरे भाई तू ढंग से तो पढ़ ले, मिलेंगी नहीं तुझे गलतियाँ ऐसी। पर प्रॉब्लम ये देखते ही गोधन इंद्र तो रटा हुआ है, गोधन इंद्र रटा हुआ है, इसका मतलब सही है। अरे सही तो है लेकिन ये शब्द गलत है। और आपने बचपन से पढ़ा है कि क्वेश्चन ही गलत है तो उत्तर तो गलत होगा ही होगा। तो प्रश्न ही गलत है तो क्वेश्चन तो आगे का अपने आप ही होते ही उत्तर तो गलत हो चुका है, तो यहीं से रद्द हो चुका। वर्तमान में दे ही प्रश्न गलत रहा है, आगे का तो वही देगा जो आपने रटा हुआ बैठा है। अब आपको पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब आपको नियम आएंगे या आपने समझ करके पढ़ा होगा, नहीं तो आपकी ये कलई वहाँ खुलेगी और आएगा नहीं समझ में। जैसे आगे देखो, ये मीरायन पटवार में आया, बच्चा कह रहा है सही तो है मीरा धन आयन, जैसे रामायण में राम धन आयन। अरे थोड़ा कष्ट भी तो कर लो लिखने का, आप लिखते क्या हो? रामायण, यहाँ क्या लिखा है? अब अगर नियम याद होता तो ये देखो रे के बाद न, तो मूल शब्द में न की बजाय क्या होना चाहिए था? अण, यानी शब्द क्या होता? मीरायण, और तब संधि विच्छेद क्या होता? मीरा धन अयन।
और उसने शब्द क्या लिख दिया, मेरा है। तो ऐसा शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है तो संधि विच्छेद अपने आप ही गलत। कई बच्चे मुझसे एक और पूछते हैं, मैडम रामायण में कौन सी संधि करें। ये मैंने इसीलिए वहाँ पे नहीं बताया क्योंकि ये तो रटके बैठे हुए हो आप शब्द। कई कहते हैं स्वर संधि करें, मैडम व्यंजन संधि के अंदर भी देखा है जी। व्यंजन में आप ये उदाहरण देखेंगे, प्रांगण, प्र धन आंगन, वो भी अपवादी होता है। ये आपका अक्षोहिणी, रामायण, ये जो नियम है व्यंजन संधि का, इसको क्लियर जब आप करेंगे तो वो वही उदाहरण देगा जहाँ पर अणे किस में बदलेगा, न में। याद है क्या, शूर्पणखा अणे किस में बदल रहा था, न में, रे ऊपर लगा हुआ था शुभ पर, तो वो यही वाली चीज़ है। तो वहाँ पर वो वही उदाहरण देखा इस नियम में, तो जहाँ अणे किस में बदल रहे होंगे, न में। समझ में आई बात। और पूर्वाहन भी नजर आ चुका होगा। मूल शब्द में अणे है और संधि विच्छेद में क्या आ चुका है, न। तो 3 के क्वेश्चन ही गलत, तो संधि विच्छेद अपने आप गलत, तो आंसर क्या हो गया, प्रौढ़। समझ में आ गई बात जी। रामायण भी करना है तो स्वर का ही क्या मिलेगा, ये रूप, स्वर में अपवाद रूप में आपको मिल जाएगा, जिसके भी पीछे उदाहरण वही है, राम धन अयन, बिल्कुल पूर्वान की तरह। मैं में है, यहाँ पे है, दोनों ए मिलकर आ, न किस में बदल जाएगा, अणे में। समझ में आ गई क्या बात आपको। तो इस हिसाब से मैंने आपको स्वर संधि का जितना रूप होता है मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण, उस पर मैंने बात कर ली है आप लोगों से। अब हमें दूसरी संधि की ओर बढ़ना है। कौन सी संधि दूसरी, तो बात कर लेते हैं हम। तो दूसरी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। अगर हम लोग बात करें व्यंजन संधि कहते किसे हैं, तो नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। बाकी व्यंजन संधि के 2 उदाहरण, दो नियम ऐसे आएंगे जिनमें प्लस के पहले आपको व्यंजन नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, स्वर। एक आप पढ़ेंगे अभिषेक वगैरह का उदाहरण यहाँ नियम में, और एक पढ़ेंगे इच्छा वगैरह का उदाहरण, जहाँ आपको प्लस के पहले ये 2 ही आएंगे, लेकिन वहाँ आपको व्यंजन के बजाय क्या मिलेगा, स्वर। तो नॉर्मली 90% में ऐसा ही होता है कि प्लस के पहले स्वर नहीं, जैसा मैंने कहा 2 ही इसके अंदर नियम है। तो पर पता होना जरूरी है आपको, वो तो आप जब पढ़ेंगे उसके बाद भी क्लियर हो जाएगा। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। पर मैं बता चुकी हूँ प्लस के पहले भी 2 नियमों में व्यंजन की बजाय क्या मिलेगा, स्वर। अगर हम लोग बात करें इसमें प्लस के पहले अंतिम वर्ण में हलंत लगता है, इसलिए संस्कृत वगैरह में हम इसे क्या भी कह देते हैं, हलंत संधि, इसके नाम के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आई बात। इसके अंतर्गत आते हैं नियम, इसमें भेद नहीं, यानी आप साथ के साथ ही इनके शब्दों को क्या कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि नियम कोई भी हो, संधि एक ही होती है। कौन सी, व्यंजन। हमारे स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगती है व्यंजन संधि, ये लगता है स्वर संधि तो फिर भी कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं स्वर संधि में तो मात्रा छोटी है, बड़ी है, ये सब आपको देखना होता है। व्यंजन में तो एजिट चीज़ें क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो हम जरा बात करें, शुरू के 2 नियम आएंगे, घोष और अघोष के इसके अंतर्गत। उसके बाद के नियम आएंगे जहाँ शब्द के अंतर्गत बात करूँ तो आधा च मिलेगा, च के आगे छ मिलेगा, तो छ वाले उदाहरण वहाँ पर आएंगे। एक आएगा षटकोण वाले श का उदाहरण, जैसे अभिषेक वगैरह मैंने बोला, 2 वहाँ पर आएंगे। और फिर आएंगे ऊपर अनुस्वार लगा हुआ जो बदलेगा में। तो मोटे तौर पर कितने भागों में, 4, चारों के कितने नियम,
दो दो, 4 दूनी 8, प्लस में 2 3 एक और भी हैं, यानी लगभग 10 11 क्या हो जाते हैं नियम। मैं आपको इस संधि को शुरू करने से पहले, चूंकि यहाँ पे घोष अघोष के बारे में बात होगी, हमने वर्ण विचार पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ पहले बताऊंगी कि आखिर घोष अघोष होता क्या है। तो मैं पहले उसी पर बात करूंगी, फिर हम नियम वगैरह पर आगे बढ़ेंगे। वैसे हम घोष को सघोष भी कह देते हैं। यो मैं बात करूं तो घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद। नाद मीन्स आवाज, यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है कंपन, उसे हम क्या कह देते हैं घोष। आपसे परिभाषा नहीं, आपसे ये पूछेगा कि ये जो शब्द है इसके अंतर्गत मतलब कौन से वर्ण, घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो उस पर हमें क्या करनी है बात। तो सुनिए जरा, यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अगर आपको नहीं पता वर्ग क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। कहें कौन कौन से, तो एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ये जो पांचों के रूप हैं ये वर्ग हैं। तो इन पांचों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी अगर हम बात करें क ख ग घ आप बोलते हैं, तो क और ख को छोड़कर बाकी जो आगे के बचेंगे ग घ वाले वर्ण, वो किसके अंतर्गत आते हैं घोष के अंतर्गत। इसके आगे अगर हम बात करें य, र, ल, व और है, य र ल व है, यानी 4 अंतस्थ वर्ण, य र ल व को अंतस्थ बोलते हैं। है उष्म का है पर आता ये यहाँ पे है, ये पांचों भी घोष में। और इसके अलावा सभी स्वर, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत होंगी घोष में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि घोष क्या है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य र ल व है, और सारे स्वर किसके अंतर्गत आएंगे घोष में। तो एक आएगा अघोष, सघोष का विलोम अघोषी होता है। नाद नहीं होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों श किसके अंतर्गत आते हैं अघोष के अंतर्गत। आपको अघोष याद होना हो, क्या कंफर्म याद करना है घोष। आगे की पूरी संधि, विसर्ग, व्यंजन, इनमें आपको इंच का बार बार क्या करना पड़ेगा प्रयोग। हालांकि मैं साथ के साथ लिखूंगी भी, फिर भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो अब हम इसके शुरू करते हैं नियम। परिभाषा में मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को होने को प्लस के पहले स्वर भी हो सकता है। तो व्यंजन और स्वर दोनों ही हो सकते हैं, और बाद में भी स्वर और व्यंजन के ही मेल से क्या होगा विकार उत्पन्न। तो यहाँ नियम की बात करते हैं। पहला नियम, अगर हम बात करें सीधे तौर पर लिखा जाता है कि यदि अघोष के बाद, मैं सीधा ही लिख रही हूँ, घोष वर्ण आए तो अघोष घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है।
ये तो ऐसी परिभाषा जो आपको लिखे मिल जाएगी हर जगह। दूसरा, अब मैं इसको सरल कर देती हूँ, मैं लिखवाती हूँ। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे, क्योंकि हिंदी में लगभग आपको प्रथम ही मिलेगा, प्रथम वर्ण के आगे घोष वर्ण मिलता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जी, ये पहला नियम है आपका। शुरू के 3 नियम थोड़े से बड़े आएंगे, उसके बाद नियम क्या हो जाएगा, छोटा। चलिए हम बात कर लेते हैं। मैं इसको एक सूत्र के रूप में आपके लिए लिख देती हूँ। वो सूत्र क्या है ज़रा आप देखें। मैं यहाँ एक सूत्र रूप लिख रही हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी क्या रहेगी, आसानी। ये हलंत मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। जी, आप लोग समझिए, लगभग 99% ऐसा ही है। एक आध कोई उदाहरण हो उनको छोड़ दो। क्या कि ये कहा जाता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम, यानी संधि में आघोष का पहला दूसरा वर्ण काम आता है, उसमें भी आपको 99% कौन सा ही वर्ण मिलेगा, पहला प्रथम वर्ण। सब पर अलंत लगी हुई है। उसके आगे कौन सा वर्ण मिलता है, घोष। तो ये जो पहला वर्ण है अपने वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में। यानी पहला वर्ण किस में बदला, तीसरे में। अगर हम पहचान की बात करें तो शब्द में आपको ये जो वर्ण है ये कन्फर्म कैसे नजर आएंगे, आधे, आधा ग, आधा ज, आधा ड, आधा द, आधा ब। और इनके तुरंत बाद इनमें से कोई एक क्या मिलेगा, वर्ण। यानी ये आधे होंगे और इनके बाद इनमें से कोई एक वर्ण होगा। ये वर्ण एक कंडीशन में आधे की बजाय पूरे नजर आएंगे। कब, जब आप इनमें क्या जोड़कर रखोगे, स्वर। तो ये आधे नजर नहीं आएंगे। जब स्वर हटेगा उसके बाद ही ये कैसे नजर आएंगे, आधे, अदरवाइज पूरे नजर आएंगे। स्वर के अलावा कोई भी वर्ण हुआ जुड़ा तो यह आधे ही है। सेकंड बात, इस नियम में कभी भी आपको घोष का कौन सा वर्ण नहीं मिलेगा, पांचवा। ऐसा क्यों, क्योंकि नियम नंबर 2 अनुनासिक का ही है।
यानी पांचवें वर्ण का। सिर्फ इस नियम में आपको इसके उदाहरण नहीं मिलेंगे, पर वही चीज़ है। अब 99% में तो सारे आ गए, तो लिखने हुए तो वहाँ घोष ही मिलता है, पर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको कि लिखवाते घोष हैं, पर कौन सा वर्ण आपको नहीं मिलेगा वहाँ, पांचवा। समझ में आई बात आपको? तो चलिए फिर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये जो तीसरा वर्ण है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरे को किस में बदल देंगे, पहले में। यानी संधि युक्त में पहला किस में बदलेगा, तीसरे में। संधि विच्छेद कर रहे हो तो तीसरा किस में बदल गया, पहले में। बाकी कुछ नहीं करना, एज इट जैसे है वैसा का वैसा। उदाहरण की बात कर लेती हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, एक शब्द है षडानन। षडानन की बात करें, कार्तिकेय का पर्यायवाची बता चुकी हूँ। कई विद्यार्थी जैसे ही आ देखते हैं तुरंत दीर्घ संधि का दिमाग, लेकिन टुकड़ा करोगे तो षड धनानन, षड का अर्थ ही नहीं निकलेगा वहाँ। तो आ तो जाएगा बाद में, अच्छा फिर आपके दिमाग में आएगा ये आ जैसे ही जाएगा, किस में से जाएगा, डे में से। तो जैसे ही डे में से स्वर बाद में जाएगा, डे कैसा हो जाएगा, आधा। तो संधि विच्छेद करोगे डे से, डे। डे में जो स्वर आएगा प्लस के कहाँ गया, बाद में, आनन, पहले श। ये जो डे है नियम में देखो, ये रहा आधा डे। आधा डे किस में बदलेगा, टे में। तो डे को बदला टे में, क्या हुआ, संधि विच्छेद। षट धन आनन, षट यानी छः, आनन यानी मुख, छः मुख। संधि युक्त में देखो, पहला वर्ण, पहले के आगे घोष वर्ण स्वर है, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे में संधि युक्त करोगे तब। तो श का श, टे किस में बदल जाएगा, डे में। डे आधा होगा, आ जुड़ते ही डे पूरा। क्या बन चुका है शब्द, षडानन। दूसरा उदाहरण देखिए आप इसमें। ये देखिए शब्द अब्ज, किसका पर्यायवाची है, अब्ज, कमल का। पानी के पर्यायवाची के बाद जय। ये देखो बै आधा, आधे के बाद जय, घोषवर्ण, संधि विच्छेद बै से। आधा बै किस में बदलेगा, पै में। पै प्लस के कहाँ है, पहले, तो इतना रूप पहले। अप धन जय, अप यानी पानी में से, जय यानी जन्म लेने वाला। नियम सीधा करोगे तो पहले वर्ण के बाद जय, घोष वर्ण, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के कौन से में बदलेगा, तीसरे में, और पै का तीसरा क्या हो जाएगा, बै। समझ में आई बात? आगे देखो, उद्योग। टुकड़ा कीजिए आप इस शब्द का, नहीं तो आपसे हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो ये हमें पता है, ये दय है, और ये जो दय है वो किसके योग से मिलकर बनता है, आधे द और यस, इसके योग से ये मिलकर बना है। तो टुकड़ा जब करोगे तो द आधा, यह पूरा, और ये हुआ टुकड़ा क्या, उद्योग। संधि विच्छेद कहाँ से करोगे, द से। द किस में बदल जाएगा, नियम में देखो, तय में। तय कहाँ आएगा, प्लस के पहले, तो संधि विच्छेद यहाँ से, उत धन योग, बस, और कुछ नहीं करना। ये देखो तय, तय के आगे क्या आ गया, यह, घोषवर्ण, तो तय अपने वर्ग के तीसरे में, तो तय का तीसरा क्या हो जाएगा, द। इसके मैं कुछ शब्द और लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, एक बार ज़रा आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें, शब्द होता है जगदीश, जगत धन ईश,
सदिच्छा, सत्य धन इच्छा, अच्छी इच्छा। दिग्गज, दिक धन गज। यहां देखिए इंपॉर्टेंट शब्द आप, सदुपदेश, ये आ चुका है जूनियर अकाउंटेंट में वर्तनी संबंधी अशुद्धि में। उसने वहां पे सदुपदेश की बजाय दिया सदोपदेश। आप लोगों को भी नहीं पता, सदोपदेश कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? सदुपदेश। ऐसे ही शब्द शुद्धि में एक ही है, तदुपरांत। और आप लोग क्या बोल देते हैं? तदो उपरांत। तो तदो उपरांत नहीं होता, शब्द क्या होता है? तदुपरांत। वाग जाल, वाक धन जाल, वाणी का जाल। दिग्ज्ञान, दिक धन ज्ञान, दिक यानी दिशाएं, सभी दिशाओं का जिसे ज्ञान हो। वागदान, इंगेजमेंट के लिए, सगाई के लिए बोला जाता है। वाक धन दान, वाणी के द्वारा दिया गया दान क्या कहलाता है? वागदान। दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम। कई बार मैं पूछ लेती हूँ, बताओ किसका पर्यायवाची है वागीश? बच्चे कह देते हैं मैडम सरस्वती का। सरस्वती वागीश नहीं है, वागीशा है। ये वागीश है। ब्रह्मा, वाक धन ईश, वाणी का ईश, वो वाक धन ईशा, वाणी की स्वामिनी, वो वागीशा है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये सब उदाहरण और इसके जैसे कई और भी किसके ही उदाहरण के अंतर्गत आते हैं? पहले नियम के अंतर्गत। अब नियम पर बजाएंगे घोष अघोष के दूसरे पर। नियम नंबर 2, नियम 2 की बात करूं, क्या होता है नियम नंबर 2? ये 5वें का रूप है। किताबों में तो लिखा हुआ मिल जाता है कि यदि अघोष के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो अघोष भी किस में बदल जाता है? अनुनासिक में। मैं थोड़ा सा उसको सरल कर देती हूँ। वही चीज़ यहाँ पर है कि प्रथम वर्ण के आगे अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो चीज़ है प्रथम वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का ही है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण के आगे क्या मिल जाता है? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। वैसे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक या नासिक्य क्या कहलाता है? वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे अनुनासिक वर्ण आए, मैं सीधा ही लिख रही हूँ आपके लिए, आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित तो हो जाता है। अनुनासिक क्या है अब वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण नियम है ये आपका। देखिए ज़रा, मैं ज़रा सूत्र रूप में आपके लिए लिख देती हूँ। तो वही है, अघोष आएगा प्लस के पहले, तो
उसके आगे मिलेगा अनुनासिक वर्ण। ये अनुनासिक वर्ण है, लिख रही हूं आप लोगों के लिए। इनको बोला जाता है अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। पहला वर्ण अपने वर्ग के किस में बदल जाता है? पांचवे के अंतर्गत। जी, अब आपको समझना है इसे क्या है ये चीज़, जरा हम समझें। तो बात तो वही है कि दूसरे का उदाहरण आपको ऐसा मिलेगा नहीं, किसका ही मिलता है आपको? पहले क्या, सब पर अलंत लगा हुआ है। तो प्रथम वर्ण के आगे क्या मिलेगा? अनुनासिक। तो पहला वर्ण अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवे में। यानी शब्द में आपको कौन सा वर्ण मिलेगा भाई? पांचवा। और 100% कैसा मिलेगा? आधा। और इनके तुरंत बाद इनमें से ही कोई एक क्या मिलेगा? अनुनासिक। यानी ये भी अनुनासिक और इसके बाद भी क्या मिलेगा? अनुनासिक। और जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इस पांचवें वर्ण को किस में बदल दोगे? पहले वर्ण के अंतर्गत। जरा उदाहरण पर बात करूं मैं। ये देखिए, वांग में ये पांचवा, ये भी पांचवा, संधि विच्छेद आदेश से, यानी यहाँ ये देखो ये रहा पांचवा। किसका रूप होता है? कै का। और कै कहाँ है? प्लस के पहले। तो इत्ता रूप पहले, इत्ता रूप बाद में। वाक धन क्या हुआ? मय, वाणी से युक्त। अगर हम संधि युक्त करें, देखो पहला वर्ण, पहले के आगे पांचवा वर्ण, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के कौन से में बदलेगा? पांचवे में। तो वा का वा, कै का पांचवा ये हो गया है, और ये मैं, शब्द बन गया वांग में। आगे की बात करें, दूसरा उदाहरण देखिए। क्षणमुख आ चुका है, कार्तिकेय का ही पर्यायवाची। ये पांचवा, ये भी पांचवा, संधि विच्छेद यहां से। अणय देखो किसके अंदर बदलेगा? टे में। तो अणय बदला टे में, टे आया प्लस के पहले, तो श का श। अणय को बदल दिया टे में, और मुख का मुख। क्या हुआ? संधि विच्छेद, षट धन मुख। अगर हम वैसे देखें तो पहले वर्ण के आगे कौन सा मिल रहा है आपको? पांचवा। तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवे में, तो टे का पांचवा क्या हो जाएगा? अणय। तो संधि युक्त करोगे तो टे को अणय में बदल दोगे, और शब्द क्या बन जाएगा? क्षण मुख। आगे ऐसे ही शब्द आता है एक, जगन्नाथ। ये देखो दो अनुनासिक, संधि विच्छेद न से, न किस में बदलेगा? तय में, संधि विच्छेद रूप। जगत धन नाथ। तो एक शब्द युग्म आ जाता है, जगत और जगत। एक में तय पूरा और एक में तय आधा। खूब आया हुआ है। ये जगत संसार होता है। जब शब्द युग में आता है तो आप इस जगत को करके आते हैं संसार वाला नहीं, ये जिसमें तय पूरा है इसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा या मुंडेर, और ये जो आधा वाला है इसका अर्थ क्या होता है? इसके अंदर संसार। तो जगन्नाथ, जगत धननाथ, विष्णु का पर्यायवाची, जगत के स्वामी। ऐसे कुछ और उदाहरण में बात करूं, जैसे शब्द होता है सन्नारी, सत्य धन नारी। चिन्मय, तो चित्त धन
मय सन मार्ग सन सत्य धन मार्ग। सत का अर्थ क्या होगा? तय, मतलब अच्छा, तय आधा, अच्छा मार्ग। इस 11 नियम है। सत्य धन मार्ग। आगे की बात करें, विद्युन्माला, विद्युत धन माला, विद्युत की माला, ऐसे ये शब्द आएंगे। काम की बात सुन लो आप तो इधर। देख लीजिए आप इससे, ये नियम रेगुलर आ रहा है और इसी रूप में आ रहा है इस नियम का शब्द। पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड वालों का बहुत से का साफ हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रट कर बैठ जाते हो। सट धन मुख, सही तो है, सट धन मुख ही तो होगा। ये रूप तो क्या है भाई? गलत है। शट धन मुख आप कर रहे हैं, वो गलत। आखिर गलत क्यों हुआ? तो आप सब देख रहे हैं कि ये गलत कैसे है, सब बहुत चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो शब्द साथ में लिखा हुआ है, तो एक एक वर्ण को मिलाकर गलती पकड़ में आ जाएगी। वहाँ साथ थोड़ी ना लिखा मिलेगा, वहाँ तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे बड़ी बात, या तो आपको नियम आना चाहिए, या आपको जो चीज़ें समझाई वो। कई कहते हैं ये गलत क्यों? अरे ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। अब आपको पता कब चलता? या तो आपको नियम पता होता कि पहले नियम, पहले वर्ण के आगे कौन सा वर्ण है? पांचवा, तो पहला भी किस में बदलेगा? पांचवे के अंदर। तो टे का पांचवा क्या होता है? अणय। तो आपको पता चल जाता डे के बजाय क्या आना चाहिए? अणय। या तो ये पता होता, या जो मैंने आपको नियम नंबर 1 में बात समझाई थी वो समझी हुई होती। क्या? कि कभी भी नियम नंबर 1 में तीसरे वर्ण के आगे कौन सा वर्ण नहीं आएगा? पांचवा। आपको दोनों में से एक भी क्लियर नहीं होता तो वहाँ आप गिर चुके होते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, ये पिछली बार आया है सनमार्ग फर्स्ट ग्रेड में, इसकी बजाय दिया था ये। अच्छे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाए ये गलत का है, और अकेला शब्द थोड़ी था ये, 4 अलग अलग शब्द थे, उनके साथ दिया हुआ था। जैसा मैंने अभी आपको कुछ समय पहले स्वर संधि वाले में बताया। पूछा ये था कौन से शब्द का सही है, उसमें एक ही ये भी था। सत्य धन मार्ग, देखते ही हो गए क्लियर, सही तो है सत्य धन मार्ग। ये भी तो देखो, सत्य धन मार्ग है किसका? यहाँ तो सन्मार्ग होना चाहिए था, तब जाकर संधि विच्छेद क्या होता? सत्य धन मार्ग। दूसरी बात, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा कैसे क्लियर करें? तो कुछ भी नहीं करना है। 2 नियम है ये घोष अघोष के। संधि विच्छेद में पांचवा भी किस में बदल रहा है? पहले में। और तीसरा भी किस में बदल रहा है? पहले में। यानी संधि में तो दोनों ही पहले में आ रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो रटा हुआ है तय वाला रूप आपका। संधि युक्त ध्यान रखना है, पहले के आगे पांचवा, तो पहला भी किस में बदलेगा? पांचवे में। और पहले के आगे पांचवा नहीं है तो पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में। ये आपको क्या रखना है याद। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? तो क्लियर हो चुका होगा आपको। तो नियम नंबर 2 भी क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब अंतिम थोड़ा सा बड़ा ये नियम, उसके बाद नियम बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है वो आप समझिए। मैं यहाँ पे आपको नियम से ही समझा रही हूँ इसको। तो नियम ये है, तय दय के बाद यदि छ आए तो तय दय छ में बदल जाएगा। तय दय के बाद
जय जय आए तो तय दे जय में, तय दे के बाद टे ठे में से कोई वर्ण आए तो तय दे टे में, तय दे के बाद डे ढे में से कोई वर्ण आए तो तय दे डे में, और तय दे के बाद ले आए तो तय दे किस में बदल जाएगा, ले में। ये आपका नियम है। यह नियम वैसे लिखने में जितना बड़ा होता है समझने में ये उतना ही छोटा है, इसीलिए मैंने इसका वैसा रूप नहीं लिखा है, केवल आपको सीधा समझाने के लिए मैंने इसे सूत्र रूप में आपके लिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। अगर मैं बात करूं इस नियम की सीधी पहचान, लगभग शब्दों के अंदर आपको ये वर्ण कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। सच्चिदानंद, सच्चरित, उच्चारण, दुनिया भर के आपके क्या आएंगे, शब्द। दूसरी बात, इनके उदाहरण लगभग आपको नहीं मिलेंगे, तो इन वर्णों के बाद भी इनमें से ही कोई एक वर्ण होगा, यानी एक वर्ण 2 बार। द भी नहीं आएगा। अगर कहीं द आएगा तो व्यंजन संधि के लास्ट में आपको नियम पता चलेगा, तब पता चल जाएगा आखिर द आएगा तो कहाँ का। और आपको कुछ नहीं करना, इनको सबको किस में बदल देना है, तय में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये क्या चीज़ है वो आप समझ लो। जैसे शब्द आया सच्चिदानंद, कितने च मिले, 2, संधि विच्छेद यहाँ से। च किस में बदलेगा, तय में। सत्य धन चिदानंद। कई बच्चे बड़ा रट के रखते हैं, चिदानंद कैसे लिख दिया, ये तो सत्य धन चित्त धन आनंद होता है जी। ये जो चिदानंद से चित्त धन आनंद आएगा ये नियम नंबर 1 से आएगा, षडानंद से। आप उसे रट के रखते हैं। द बदला तय में तो चित्त धन आनंद, ये इसका क्या हो चुका है, टुकड़ा। तो ये 2 से, कई बार आप पढ़ते हो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ये यहाँ से 2 से अधिक वर्णों का रूप है, जो मैंने शुरू में परिभाषा में नहीं बता दिया था, यहाँ पर मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया। आगे देखो, जैसे शब्द आया तो सत्य धन चरित्र, खूब शब्द शुद्धि में आता है उज्ज्वल, दोनों जय कैसे होंगे, आधे। तो ऐसे एक शब्द शुद्धि में आता है प्रज्वलित। हमारे स्टूडेंट कहते हैं एक जय आधा एक पूरा, कई कहते हैं दोनों आधे, तो एक ही जय आता है प्रज्वलित के अंदर। कितने नहीं आते हैं, 2, जो आपको पता ही नहीं होता है। उत्धन ज्वल यहाँ पर होगा। ऐसे ही जैसे तट टीका, तो तत् धन टीका, उल्लास, उत्धन लास, लास का अर्थ है प्रसन्नता या खुशी। इसके अलावा उड्डयन, उत्धन डयन, जहाँ से उड़ा जाए पंखों से, वो क्या कहलाया, उड्डयन। ऐसे ही एक आया था आरेस में श्री मच्छर चंद्र, संधि विषय था श्रीमत शरत धन चंद्र। श्रीमत तो नियम नंबर 4 से निकलेगा, जो अपना नेक्स्ट नियम आएगा। शरद चंद्र का इसी नियम से, शरद धन चंद्र, यहाँ पर क्या हो जाता है, संधि विच्छेद। तो ऐसे ही सज्जन, तो सत्य धन जन हो जाता है उसका, उसके अंदर विपद जाल, विपद धन जाल हो जाता है उसके अंदर। तो एक साथ कितने वर्ण मिलते हैं, 2। कुछ चीज़ों को यहाँ ध्यान रखना है, कुछ शब्द लिख रही हूँ जिनमें डबल च नहीं मिलेगा।
बल्कि च के साथ छ मिलेगा। संधि विच्छेद में बदलेगा च तय में ही, यानी उत धन छेद। याद इसलिए रखना है कि अगले नियम च छ के भी आएंगे, तो आपको ये शब्द यहाँ से पता होना चाहिए। जगत छाया, तो जगत धन छाया, उच्छिन्न, उत धन छिन्न, अलग होने के लिए छिन्न का यूज होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें आपको डबल च नहीं मिलेगा, बल्कि च की साथ में आगे क्या नज़र आएगा आपको, छ। इनको आपको क्या रखना है याद। बाकी में सीधा है, पहला जो वर्ण आएगा आधा उसे किस में बदल देना है, तय में। बाकी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.